नमस्कार। नमस्कार मैम। एक बार फिर से हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स हैं, वो चाहे किसी भी एरिया से आए हों, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो इंजीनियर्स हों, चाहे वो अभी आप मतलब लाइक आप पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, आज आप भी रोडों पर हैं। आप लोगों का क्या रीज़न है रोड्स पर आने का? मैम स्टूडेंट्स का रोड पे आना कुछ नया फिनोमेनन नहीं है। 2013 में जब ड्यू में FYUP लाया गया था, जो अभी फिर से ड्यू में FYUP लाया गया है, तब भी छात्र रोडों पर ही था। जो शिक्षा को प्राइवेटाइज करने का जो साजिश है, साजिश क्या, उनका पूरा एजेंडा है। जो प्रेजेंट मोदी सरकार है, सीधे सीधे खुल के बोलूँगा, मोदी और RSS का सरकार है, उनका पूरा ये एजेंडा है कि कैसे शिक्षा से एक बहुत बार आप अपना नाम बता दें और आप ये बताएं कि आप भारत के कौन से क्षेत्र से आते हैं। मेरा नाम अभिषेक है, मैं उत्तर प्रदेश से हरदोई जिला से आता हूँ। मैं यहाँ पे मास्टर्स कर रहा हूँ हिस्ट्री में, ड्यू से ही। तो मैं जो कह रहा था कि जो पूरा साजिश है कि एक शिक्षा से एक बड़े वर्ग को कैसे शिक्षा से दूर किया जाए, ताकि उसे जो निम्न स्तर के काम है, जैसे फैक्ट्री में काम करना, कुछ कम पैसे देके काम करना, जिससे वो बस जिंदा रह सके, इसीलिए शिक्षा से उस वर्ग को दूर किया जा रहा है जिसे आज तक पहले तो शिक्षा मिली नहीं थी। अगर उसे कुछ कारणों से अब शिक्षा वो यूनिवर्सिटी तक पहुंच पा रहा था। मैं अपनी फैमिली में पहला फर्स्ट जनरेशन हूँ जिसने अभी मास्टर्स किया है। मेरे फैमिली में कोई नहीं है जिसने अभी तक मास्टर्स किया हो। तो अभी अगर ये लोग जो नॉन नेट फेलोशिप ख़त्म करना, नेट को रेगुलरली ना कराना, पेपर लीक कर देना, हमारा जैसा स्टूडेंट कहाँ जाएगा? हमारा जैसा स्टूडेंट जो साल भर मेहनत करता है, पूरा जी जान लगा के नेट का तैयारी कर रहा था, अगर पेपर लीक हो जाएगा तो मेरी मानसिक स्थिति पे उसका क्या असर पड़ेगा, ये जानना ज़रूरी है। सड़क पे उतरना कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। अब हम कहाँ जाएं? UGC के दरवाजे पे खड़े होकर धरना नहीं दे तो हम कहाँ जाएं? यही बात है, इसीलिए स्टूडेंट यहाँ पे सड़क पे खड़ा है। जी सर, आप ये बताएं कि ऑनलाइन एजुकेशन से क्या प्रॉब्लम है? देखिए, इस टाइम पे ये है कि ऑनलाइन एजुकेशन उन्होंने एक बार आप अपना नाम बता दें। जी। और ये बताएं कि आप भारत के कौन से क्षेत्र से आते हैं? ठीक है जी, मेरा नाम साहिल है, मैं हरियाणा में रोहतक डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ। अभी यहाँ पे दिल्ली में फ़िलहाल पिछले 4-5 साल से पढ़ाई कर रहा हूँ। तो देखिए, इसमें ये समस्या है कि ऑनलाइन एजुकेशन उन्होंने शुरू तो कर दी, क्योंकि लॉकडाउन शुरू हुआ, समय की ज़रूरत थी। मगर उसके बाद आप ये देखिए कि क्या सब तक ये ऑनलाइन एजुकेशन पहुंच रही है? क्या सब तक ये गांव-गांव जा रहा है? अभी फ़िलहाल ASER का रिपोर्ट आया था कि अभी भी 24% गाँवों में ऑनलाइन एजुकेशन नहीं पहुंचती, क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है। लगभग 26% पूरे भारत में स्मार्टफोन होने के बावजूद भी इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। और हाल ही में आप देखेंगे कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने 1 दिसंबर से एयरटेल ने अपने जो प्राइस रेट होते हैं वो 25% पे बढ़ा दिए हैं। तो इससे मतलब कैसे 100-120 रुपये, यहाँ पे भी महंगाई बढ़ रही है, तो कैसे इंटरनेट कनेक्टिविटी का लाभ उठाएंगे? जिस टाइम पे ये आसान करना चाहिए था बच्चों के लिए, उस टाइम पे और मुश्किल किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, ऑनलाइन एजुकेशन से कैसे होगा? और महामारी से बचाने के लिए ऑनलाइन एजुकेशन लागू नहीं, देखिए, महामारी से बचाने के लिए लागू किया है, मगर क्या महामारी बाजारों में नहीं है, बाकी संस्थानों में नहीं है? ये UGC यहाँ चल रहा है, ऑफिस चल रहे हैं, हर जगह चल रही है। अभी दोबारा से ओमिक्रॉन आया है तो हम समझते हैं फिर से वक्त की ज़रूरत है, मगर अभी इतना लंबा टाइम 6 महीने चल रहे थे जिसमें सब कुछ खुल दिया था। क्या इस बाजार में जो साइड में मार्केट चल रहा है जैसे चलता था, इसमें यहाँ पे वायरस नहीं आता? तो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बंद कराना है, इसलिए क्योंकि ये आसान काम है। आप देखेंगे जब येलो अलर्ट जारी होता है तो उसमें सिनेमा, जिम, जितने एंटरटेनमेंट के साथ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आते हैं। क्या एंटरटेनमेंट है शिक्षा आपके लिए? क्या ये ज़रूरत नहीं है? क्या बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो आगे कौन बढ़ेगा? समाज को आगे कौन बढ़ा के लेके जाएगा? तो आप इसे एंटरटेनमेंट की कैटेगरी में रखेंगे, तो ये देखिए शर्मनाक बात है। और इस पर पता होना चाहिए कि कब जाके खुलेंगे कैंपस, और कैंपस में ही सही से पढ़ाई होती है। ऑनलाइन एजुकेशन में आप बच्चों से पूछ लीजिए, सर्वे हो चुके हैं जिसमें बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। सर, अभी इन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन के ऊपर, तो अभी हमने देखा 2 दिन पहले जो है वो डॉक्टर्स की खूब हम लोगों ने देखा कि उनको खुद पिटाई करी गई और उन लोगों को मैन हैंडल किया गया। तो आपको क्या लगता है कि जो डॉक्टर्स थे, क्या वो गुनहगार थे जो इस तरीके से उनको मैन हैंडल किया गया? देखिए, आजकल तो जो भी प्रोटेस्ट करता है वही गुनहगार है। अभी हमने फार्मर्स प्रोटेस्ट का देखा था, उसमें पहले वो एंटी नेशनल थे, टेररिस्ट थे, फिर स्टूडेंट टेररिस्ट हो जाता है, फिर डॉक्टर टेररिस्ट हो जाते हैं, एंटी नेशनल हो जाते हैं और गुनहगार हो जाते हैं। डॉक्टर्स करे तो क्या करे? जो PG काउंसलिंग होना था वो अभी तक हुआ नहीं है। हमने पिछले 2 वेव्स में देख चुका है कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम कितना बुरा है। सारा हेल्थ केयर सिस्टम प्राइवेटाइज कर चुके हैं, कुछ अस्पताल बचे हैं। दिल्ली में कितना सरकारी अस्पताल है? 5-6 दिल्ली है, इसीलिए यहाँ पे 5-6। आप बाकी उन डिस्ट्रिक्ट का सोचिए, बाकी उन स्टेट्स का सोचिए जहाँ पे बिल्कुल मरमर हालत है। मेरा डिस्ट्रिक्ट जो हरदोई है, वहाँ पे सरकारी अस्पताल, कहने को सरकारी अस्पताल है, वहाँ का जो मैटरनिटी वो है वो भी काम नहीं करता है, कुछ काम नहीं करता है। तो इस हालत में ये हालत हो गई थी जब हमारे लोग सेकेंड वेव में ऑक्सीजन से मर रहे थे, ऑक्सीजन की कमी। अभी कुछ रिपोर्ट आई थी गवर्नमेंट की कि ऑक्सीजन से तो कोई मरा ही नहीं यूपी में। लाशें जब गंगा में बह रही थी तो ऑक्सीजन से कोई मर नहीं रहा था, उनका ये कहना है।
तो जब हम पिछले 2 वेव से अगर ये नहीं सीखेंगे कि क्या हमारा हेल्थ केयर सिस्टम इतना बुरा हो चुका है और बुरा है पहले से ही, और उस वक्त में जब ये ओमिक्रॉन वेव आ रही है, अगर अभी भी आप नए बैच को नहीं लाएंगे तो जो डॉक्टर्स मशीन तो है नहीं, वो 24 घंटे काम नहीं कर सकते, उन्हें भी रेस्ट चाहिए। वो सूट पहन के काम करना कितना कठिन होता है पसीने के अंदर, वो एक डॉक्टर ही बता सकता है, मैं या आप नहीं बता सकते हैं। तो ये बिल्कुल उनका जायज़ मुद्दा था और उस पर प्रोटेस्ट होना चाहिए। जो पुलिस ने लाठीचार्ज किया वो बिल्कुल गलत था और इसका जवाब अमित शाह को देना होगा। उनके अंदर पुलिस आती है और इसका जवाब अमित शाह से मांगा जाना चाहिए कि उन्होंने लाठीचार्ज क्यों करवाया। मतलब आज का जो प्रोटेस्ट है इसके माध्यम से आप ये कहना चाहते हैं कि महामारी की आड़ में स्टूडेंटों को शिक्षा से वंचित रखा था? जी बिल्कुल, महामारी के आड़ में स्टूडेंटों को शिक्षा से वंचित रखा जा रहा है, क्योंकि आप देखिए ये जो नया एनईपी लाया गया है इसमें इन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन का बात किया है। ऑनलाइन एजुकेशन का बात पिछले 1.5 साल से कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आप ऑनलाइन एजुकेशन का बात कर रहे हैं, मैं अभी ऑनलाइन एजुकेशन का खराबी नहीं गिनाऊंगा। चलिए, ऑनलाइन एजुकेशन बहुत अच्छा है। आपने क्या इंफ्रास्ट्रक्चर दिलवाया हमें? कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर? मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय इस देश का सबसे टॉप यूनिवर्सिटी है। दिल्ली विश्वविद्यालय में आपने क्या इंफ्रास्ट्रक्चर दिया था जिससे ऑनलाइन एजुकेशन हमारा आसान हो सके? क्या आपने जो क्लासरूम से जहाँ टीचर ऑनलाइन क्लास लेगा वहाँ पे कुछ उसको नेट दिया? क्या उसे लैपटॉप दिया? क्या उसे गूगल मीट का सब्सक्रिप्शन दिया? हिस्ट्री डिपार्टमेंट जो DU का सबसे अच्छा डिपार्टमेंट है, वहाँ पे किसी टीचर के पास गूगल मीट का सब्सक्रिप्शन भी नहीं था। टीचर्स ने अपने पैसों से सब्सक्रिप्शन खरीदा ताकि वो रिकॉर्डेड लेक्चर हमें भेज सके, क्योंकि हमारा नेट कभी कभी गड़बड़ हो गया, नहीं सुन पाए। तो ये प्रॉब्लम है। ऑनलाइन एजुकेशन से वंचित क्या रखना? पूरा शिक्षा से ही वंचित रखना है। ऑनलाइन एजुकेशन का मतलब यही है कि आपको शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। जिसके पास ऑनलाइन है वो पढ़ पाएगा। और ऑनलाइन का मतलब क्या है? जब हम कॉलेज में आते हैं, जब हम स्कूल जाते हैं, जब हम यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो वहाँ का एक माहौल होता है, हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, हम लोगों से बात करते हैं, सबसे मिलते हैं। अभी जो नया बैच आया है आप उनसे देखिए, जो 2021 का जो नया बैच आया है UG का, उनके ग्रुप्स में क्या अभद्र भाषा हो रही है, रेसिस्ट कमेंट आते हैं, सेक्सिस्ट कमेंट आते हैं, क्योंकि वो बच्चा 2 साल में कभी स्कूल ही नहीं गया, उसने बाहर की दुनिया नहीं देखी। उसने जो IT सेल, इनका BJP का IT सेल जो सोशल मीडिया पे जो चलन चला रहा है मुसलमानों के खिलाफ, क्वीर और ये सबके खिलाफ, माइनॉरिटीज़ के खिलाफ, वो जहर उसके अंदर भर गया है। वो जहर निकालने के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज कैंपस होता है, जहाँ पर समानता का बात होता है, बराबरी का बात होता है, हर चीज़ का बात होता है। तो बस शिक्षा से ही वंचित नहीं, ये हमें अच्छे मनुष्य से, अच्छा मनुष्य बनने से ही वंचित कर रहे हैं कि आप बस एक वर्कर बन जाइए, फैक्ट्री में काम करिए, खाइए पिए और सो जाइए और कुछ मत करिए। सर एक सवाल आपसे, ये डिजिटल इंडिया है, सर्व शिक्षा अभियान है और भी बहुत सारी नीतियाँ रही, वो कहाँ तक सक्सेस है? जी आप देख सकते हैं, देखिए किसी भी चीज़ का सक्सेस, उसका पैमाना जो होता है वो हमें तभी पता चलता है जब एक तरीके की कोई परेशानी आती है और उसका इस्तेमाल होता है। तो इस्तेमाल में जितना हम देख पा रहे हैं, जितनी गवर्नमेंट की, सरकार की रिपोर्टें निकली हैं, उनमें कहाँ ये सक्सेस दिखती है? ये क्या बोलते हैं, डिजिटल इंडिया बनाने की तो बात करी, हर जगह हर दुकान में पेटीएम वेटीएम के वो इन्होंने रिस्टोर कर दिए, बट डिजिटल इंडिया का मतलब क्या था? ये था ना ताकि इंडिया डिजिटाइज इस तरीके से हो कि एजुकेशन मिले, हर किसी तक कनेक्टिविटी पहुँचे, गाँव कनेक्टिविटी पहुँचे। शहरों में पेटीएम के वो खोल देने से डिजिटल इंडिया थोड़ी ही बनेगा। तो आप खुद देख सकते हैं जिस तरीके के हालात अभी चल रहे हैं, जिसमें डिजिटल इंडिया का काम और बढ़ना चाहिए था और वो ज़्यादा होना चाहिए था, उससे सिर्फ प्राइवेट कॉर्पोरेशंस को ही फ़ायदा हो रहा है। डिजिटल इंडिया के नाम पे उस टाइप पे रिलायंस की कनेक्टिविटी इस तरीके की शुरू करी कि बिना मुफ्त 1 साल तक सबके पास सब्सक्रिप्शन था और मुफ्त का लोग फ़ायदा उठा रहे थे, सब चल रहा था। उसके बाद अचानक ही जब लोगों को एक आदत पड़ गई उस चीज़ की, उस इंटरनेट कनेक्टिविटी की, उन्होंने दाम इतने बढ़ा दिए हैं। और अब इस डिजिटल इंडिया का क्या फ़ायदा जो सिर्फ एक प्राइवेट कॉर्पोरेशन को ही सर्व कर रहा है, सिर्फ उन्हीं के पास उनका फ़ायदा जा रहा है, तो उसका सक्सेस हमें दिखता ही नहीं। अगर डिजिटल इंडिया के आप फाइलें देख ले, उसका थ्योरी देख ले, उन फाइलों का हम क्या करेंगे जब हम देख रहे हैं अपने सामने कि बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, कि इंटरनेट कनेक्टिविटी गाँव तक नहीं पहुँच रही, तो इस डिजिटल इंडिया का क्या फ़ायदा? इन्होंने शहरों को, जिन वहाँ पे डिजिटल पहले ही होना था, उसे और डिजिटल कर दिया और गाँव में और बड़ा डिजिटल डिवाइड बना दिया है। गाँव और पिछड़े हो गए हैं और पीछे चले गए हैं। सर एक सवाल और आता है यहाँ पे, आप लोग ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, आज आप लोग UGC के बाहर खड़े हैं, लेकिन फिर भी अभी भी एक सवाल पैदा होता है, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं से प्राइमरी एजुकेशन लेके ही आए होंगे, तो आप लोगों का जो प्राइमरी दौर रहा, जो आप प्राइमरी स्कूल्स में पढ़े, वो आप लोगों की जो एजुकेशन रही, जो आप लोगों ने ली स्कूल्स में, वो कैसी रही? सर एक बार बता दें। देखिए जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन थी, मैं तो कई जगह पढ़ा हूँ, और उसके बाद क्या बोलते हैं, उस टाइम पे जिस तरीके से चल रहा था, कम से कम ये था फीस बहुत कम थी और एजुकेशन फिर भी एक मामले में काफ़ी हद तक जो सिखाना चाहिए, स्कूलों में और भी बेहतरी की ज़रूरत है, पर फिर भी एक हद तक सही चल रहा था। जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो सिखाने वाली सिखाई जा रही थी। मगर आज जैसे जैसे सिलेबस चेंज हो रहा है, NEP लागू हो रही है, स्कूलों में लागू हो रही है, जिसमें बेसिक चीज़ों की जगह इस तरीके की चीज़ें सिखाई जा रही है कि किस तरीके से हम किसी का भी लेबर अप्रोप्रिएट कर पाए, किस तरीके से हम बच्चों को जल्दी से जल्दी ऐसी एक्टिविटी में डाल पाए जहाँ पे वो सीधा लेबर बन जाए और हायर एकेडमिक क्वालिटी की तरफ ना जाएं। तो ये एक
परिवर्तन, एक बदलाव हमने इस टाइम पे देखा है, प्राइमरी एजुकेशन से आज तक के टाइम पे। जी सर, एनईपी से क्या प्रॉब्लम है? एनईपी से बहुत सारा प्रॉब्लम है मुझे, जैसे मैं बताना चाहूँगा। एनईपी जो बात करता है वो सीधे सीधे ये बात करता है कि अगर आप एनईपी को पढ़ेंगे तो उसमें आपको रिजर्वेशन पे बहुत कम मिलेगा, एजुकेशन कैसे अच्छी की जानी चाहिए उस पर बहुत कम मिलेगा। सर, आप रिजर्वेशन की बात करें, लेकिन हमने देखा कि अभी जो डॉक्टर्स हैं उन लोगों की जो 42,000 के आसपास जो डॉक्टर्स रोके गए हैं वो तो रिजर्वेशन की वजह से ही रोके गए हैं, जितना हमारी जो नॉलेज में आया है डॉक्टर से बात करने के बाद। ऐसा ही है कुछ? देखिए, लेकिन एनईपी अलग है, मैं मानती हूँ, बट फिर भी मैं जानबूझ के रिजर्वेशन लाई बिकॉज ये इम्पोर्टेंट है। तो थोड़ा सा हम लोग, आप लोगों का जो दृष्टिकोण है उस पर भी थोड़ा सा देखिए, रिजर्वेशन को लेके मेरा यही दृष्टिकोण है। रिजर्वेशन जो अफर्मेटिव एक्शन दिया गया था हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, वो ऐसा नहीं है कि बस इंडिया में ही दिया गया है। अफर्मेटिव एक्शन अमेरिका में भी है, ब्लैक्स को दिया जाता है और दुनिया के बहुत सारे देशों में दिया जाता है। रिजर्वेशन देना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब हम समानता का बात करते हैं, समानता कहने से हमारी समानता नहीं आ जाएगी। अगर मैं कह दूँ आप और मैं बराबर हैं तो हम दोनों बराबर नहीं हैं। आपका सोशल स्टेटस कुछ और हो सकता है, इकोनॉमिक स्टेटस कुछ और हो सकता है, मेंटल स्टेटस कुछ और हो सकता है। तो रिजर्वेशन जो दिया गया था वो जो पिछड़ा वर्ग था, जो सोशली एक्सप्लॉइटेड था। देखिए, इंडिया में जो शोषण हुआ है वो इकोनॉमिकली कम हुआ है और सोशली ज़्यादा हुआ है। सोशली इसीलिए हो पाया क्योंकि वो हमारे ऑक्यूपेशन से जुड़ा था और इवेंचुअली वो हमारी इकोनॉमी से जुड़ा था। पर जो सोशल एक्सप्लॉइटेशन हुआ है उसको उस तबके को आगे लाने के लिए रिजर्वेशन दिया गया था कि कुछ लोग यहाँ से एफर्मेटिव एक्शन मिले और ये भी आगे बढ़ पाए। इक्वालिटी का वो नहीं था। जो लोग बोलते हैं कि अगर इक्वालिटी है तो रिजर्वेशन ही क्यों दे रहे हैं, सबको बराबर कर दिए। सबको बराबर करने से कोई बराबर नहीं हो जाता है। यहाँ पर हम इक्विटी का बात करेंगे कि कोई आगे है उस, तो जो कोई अगर पीछे है उसे ज़्यादा हम सहारा देंगे कि वो आगे पहुँच पाए, इसीलिए रिजर्वेशन दिया गया था। रिजर्वेशन का मेरा यही बताना है कि जो रिजर्वेशन दिया जाता है वो बिल्कुल सही है, रिजर्वेशन दिया जाना। हालाँकि रिजर्वेशन कोई हल तो नहीं है, पर हमें जो दिया गया है उसको बराबर में लाने के लिए उसको जरूरी है। सर, एक आखिरी सवाल है। सर, पेपर जो लीक होते हैं, आपको क्या लगता है कि इन दिनों में, मतलब पिछले 7 साल में कुछ ज़्यादा होने लगे, क्या रीज़न होगा उस चीज़ का? बिल्कुल रीज़न है, जो मैं बता तो रहा हूँ। जो इनका पूरा गवर्नमेंट का जो पूरा गिरोह है, आप जो अपर क्लास देख लीजिए, जो अपर कास्ट देख लीजिए। बीजेपी अपर कास्टों को मैं खुल के बोलूँगा इस बात पे कि अपर कास्ट का सरकार मतलब वो है, पार्टी है। तो और अपर कास्ट का हमेशा क्या रहा है, आप मिडिवल टाइम्स पे जाइए, आप एंशिएंट में जाइए, शिक्षा किसको मिलती थी? संस्कृत किसने पढ़ी? संस्कृत ब्राह्मणों ने पढ़ी। ठीक है, अभी भी पेपर जो लीक हो रहा है वो आप उससे पूछिए जिसके पास पेपर लीक होके जा रहा है वो कितना इकोनॉमिकली और कितना सोशली अपवर्ड है। पेपर किसके पास नहीं पहुंच रहा है। हो सकता है मेरे पास भी पैसा हो, मेरे पास भी पैसा है पेपर खरीदने का। सर, आप ब्राह्मण की बात नहीं, सर आप ब्राह्मण की बात करें, वैसे तो ब्राह्मण शूद्र क्या मतलब मतलब आप भी कास्ट एंड क्रीड डिवाइड कर रहे हैं या मतलब आपने स्पेसिफिकली क्योंकि कहा ब्राह्मण के पास है? नहीं, देखिए, कास्ट का बारे में बोलने से कास्ट एंड क्रीड डिवाइड नहीं बनता है, ये बात मैं आपको बता देना चाहूँगा। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मणों से दिक्कत है या किसी इंडिविजुअल कास्ट से दिक्कत है। जब हम ब्राह्मण का बात करते हैं तो हम ब्राह्मणवाद का बात करते हैं। जो वो समझ है, जो हमारी मानसिकता है, जो ब्राह्मणवाद जिसे बोला जाता है। ब्राह्मणवाद क्या हो सकता है? ब्राह्मणवाद एक दलित में भी हो सकता है। एक दलित हो सकता है जो हमारे यहाँ एक दलित कम्युनिटी का हो सकता है, वो जो नीचे की दलित कम्युनिटी है उसके यहाँ खाना ना खाता हो या पानी ना पीता हो। तो जब ब्राह्मणवाद एक सोच है जो किसी में भी हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं ब्राह्मणों में हो। ब्राह्मण कहने से मेरा मतलब वो नहीं है।